क्या गड़बड़ हो गई। कछुआ उस लड़की का चेहरा देख पाता उससे पहले ही कायर उसे टोक देता है और चिढ़ते हुए कहता है, अबे अब तू नीचे बैठकर क्या कर रहा है, चल जल्दी उतरना नीचे। कछुआ मछली की टोकरी में अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहता है, अरे मोबाइल ढूंढ रहा हूं यार। मछली की टोकरी गहरी थी जिस कारण कछुए का मोबाइल टोकरी के तले पर चला गया था। बस की सीट पर बैठी लड़की कहती है, अरे ओ बाबू, क्या कर रहे हो तुम मेरी टोकरी में हाथ डालकर? दिन दहाड़ी चोरी करते हुए शर्म नहीं आती क्या? कछुआ हकलाते हुए कहता है, वो मैं ना अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूं इसके अंदर। वो लड़की फटाक से कहती है, मोबाइल ढूंढ रहे हो या मेरी मछलियां चुरा रहे हो? मैं ना तुम जैसों को अच्छे से जानती हूँ। वो तो अच्छा हुआ मेरी सही वक्त पर टोकरी पर नजर पड़ गई, वरना तुम तो मेरी मछलियां ही चुरा लेते और मुझे पता भी नहीं चलता। कछुआ अपना मोबाइल ढूंढता हुआ कहता है, अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं। कायर कहता है, देखिए मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, उसका मोबाइल सही में आपकी टोकरी में गिर गया है। मैंने कहा भी था इसे कि जेब में रख ले, पर मेरी सुनता कहाँ है ये। वो लड़की कायर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ मैं, तुम सीधे दिखते हो। ये तुम्हारा दोस्त तो शक्ल से ही बदमाश लगता है। लड़की की बात सुनकर कछुआ कायर को घूरने लग जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये कायर इसे किस एंगल से सीधा लग रहा है, ये साला तो जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ा है। वो लड़की सीट पर से खड़े होते हुए कहती है, हटो वहां से, तुम्हें नहीं मिलने वाला तुम्हारा मोबाइल। ये मेरी टोकरी है और मैं ही तुम्हें तुम्हारा मोबाइल ढूंढ कर दे सकती हूँ। कछुआ टोकरी में से अपना हाथ निकाल लेता है। जब वो लड़की टोकरी के अंदर कछुए का मोबाइल ढूंढने के लिए अपना हाथ अंदर डालती है तो कायर और कछुआ उसका गोरा और पतला हाथ देखते ही रह जाते हैं। कछुआ धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, यार कायर, जब इसका हाथ इतना सुंदर है तो ये लड़की कितनी सुंदर होगी। वो लड़की फटाक से कहती है, क्या बोले तुम, जरा एक बार और बोलना। ये हाथ जितने सुंदर है ना, उतना ही बढ़िया गालों पर छपते भी हैं। कछुआ अपनी नजरें चुराने लग जाता है। वो लड़की जैसे ही अपना हाथ मछली की टोकरी के अंदर डालती है, उसके हाथ में कछुए का मोबाइल लग जाता है। वो कछुए का मोबाइल बाहर निकाल लेती है और कछुए को देते हुए कहती है, ये लो, संभाल कर रखो अपना मोबाइल। वो तो मैं हूँ इसलिए दे रही हूँ, वरना मेरी जगह कोई और मछुआरन होती तो नहीं देती। कहती जिसकी टोकरी सामान उसका। इतना कहकर वो लड़की कछुए का मोबाइल उसे देने लग जाती है। जब कछुआ अपना मोबाइल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही वो लड़की मोबाइल कछुए की हथेली पर रखती है, कछुए की बॉडी में एक करंट समा जाता है। उसके रोम रोम जाग उठते हैं। उस लड़की के हाथ के स्पर्श में ही सिर्फ इतना आकर्षण था कि कछुए के अंदर की काम इच्छा जाग चुकी थी। वो भूल चुका था कि इस वक्त वो पब्लिक बस के अंदर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बस में नहीं, अपने कमरे के अंदर किसी के साथ था। कायर कछुए को हिलाते हुए कहता है, अबे क्या कर रहा है, अब मिल गया ना तुझे तेरा मोबाइल, तो जल्दी उतर बस से। वो तो अच्छा हुआ बस यहाँ पर ज्यादा देर रुकती है, वरना अभी तक अगले स्टॉप पर पहुंच जाते। कछुआ और कायर बस से उतरने लग जाते हैं। बस से उतरते हुए भी कछुआ उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था, पर देख नहीं पाया था। जैसे ही कछुआ और कायर बस से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि वो दोनों उतरते से ही पूरे भीग जाते हैं। कछुए ने अभी भी अपना मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। कायर कहता है, अब दौड़ लगा, वो देख सामने ही पुलिस स्टेशन है। उन दोनों के जस्ट सामने ही करीब 50 मीटर पर पुलिस स्टेशन था। कछुआ अपने पैर के पजामे ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, हाँ तो चल ना। कायर भागते हुए कहता है, चल देखते हैं पहले कौन जीतता है इस कछुए और खरगोश की रेस में। और कौन, हमेशा की तरह कछुआ ही जीतेगा। इतना कहकर कछुआ और कायर मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लग जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर रजनी अपने कमरे के अंदर बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी और कुछ सोचते हुए दोनों हाथों के नाखूनों को बार बार आपस में रगड़ रही थी। रजनी अपने हाथों के नाखून आपस में रगड़ते हुए कहती है, ये अमोदिता ने युग की फोटो खींची होगी या नहीं। ये लड़की का ना मुझे कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या होगा इसका। इस कलमुही की किसी से शादी होगी भी या नहीं होगी। बचपन में ही इसकी युग से शादी करा दी होती तो ठीक होता, पर कैसे कराती। अनुराग भैया ने युग को पढ़ने के लिए हॉस्टल जो भेज दिया था, उस नीच औरत के कहने पर। रजनी नाखूनों को आपस में और जोर से रगड़ते हुए कहती है, कहाँ रह गई ये कलमुही, अभी तक आई क्यों नहीं। अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था, बहुत देर कर दी इसने। रजनी अमोदिता के बारे में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे के पास से अमोदिता की आवाज सुनाई देती है, माँ मैं आ गई।
जब रजनी दरवाजे की तरफ नजरें करती है तो देखती है कि दरवाजे पर अमोदिता खड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। अमोदिता कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, अरे ये क्या माँ, तुम नाखून क्यों घिस रही हो? तुम्हारे बाल भी झड़ रहे हैं क्या, या फिर नाखूनों को आपस में घिसकर बालों को और लंबा करना चाहती हो? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तेरी तरह मेरे बाल नहीं झड़ते नालायक लड़की, और ना ही मैं नाखूनों को आपस में घिसकर अपने बाल लंबे कर रही हूँ। रजनी अपने बालों को हाथ लगाते हुए कहती है, मेरे बाल तो वैसे ही बहुत बड़े हैं। अमोदिता अपना सिर खुजाते हुए पूछती है, ना ही तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, ना ही तुम बाल लंबे करना चाहती हो, तो फिर आपस में नाखूनों को घिसकर कर क्या रही हो? रजनी अमोदिता की आंखों में कातिल निगाहों से देखते हुए कहती है, मैं नाखूनों को आपस में घिसकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही हूँ। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ, तुम अपनी शक्ति बढ़ा रही हो? हाँ नालायक लड़की, भूल मत, तू एक सौदाइनी है, और सौदाइनी बनने के लिए तूने सबसे पहले अपने पैर के अंगूठे के नाखून की बलि दी थी। तुझे जो शक्तियां प्राप्त होंगी वो नाखून से ही होंगी, और तेरी कमजोरी भी नाखून ही होगी। हम सौदाइन की सारी ताकतें हमारे नाखूनों में होती है, इसलिए अपने नाखूनों को सही सलामत रखना, हमेशा उसकी हिफाजत करते रहना। अमोदिता रजनी की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं समझ गई। हम सौदाइन जब नाखूनों को आपस में रगड़ती हैं तो उससे हमारे बाल नहीं बल्कि नाखून बढ़ते हैं, और मैं वही बढ़ा रही थी। तू ये सब छोड़ और ये बता, तुझे आने में इतनी ज्यादा देर कैसे हो गई? वो माँ, युग जी ना किसी काम से कहीं बाहर जा रहे थे, तो उनसे बात करने में देर हो गई। रजनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? युग कहीं जा रहा था, पर कहाँ? पता नहीं माँ। अमोदिता अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहती है, अरे हाँ याद आया, वो अभिमन्यु कह रहा था कि जल्दी चल युग, पब्लिशर के पास जाने में देर हो रही है। उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि वो किसी पब्लिशर के पास जा रहे थे। क्या कहा? किसी पब्लिशर के पास? हाँ माँ। कहीं ये युग भी कोई किताब विताब तो नहीं लिख रहा अपने पिता की तरह? पता नहीं माँ, मुझे तो ना उस ग्रेवयार्ड कोठी में ही गड़बड़ लगती है। जो भी वहां पर जाता है किताब ही लिखना चाहता है। चल तू ये सब छोड़ और ये बता, जिस काम के लिए गई थी वो करके आई या नहीं? युग की फोटो लाई या खाली हाथ आ गई? खाली हाथ कैसे आती माँ, आखिर मैं भी एक सौदाइन हूँ। सौदाइन कभी खाली हाथ नहीं जाती। बड़ी मुश्किल हुई युग जी की फोटो खींचने में, पर खींची ली मैंने आखिर में। इतना कहकर अमोदिता अपना मोबाइल ऑन करती है और जो फोटो उसने खींची थी वो रजनी को दिखाते हुए कहती है, ये देखो माँ, कैसी फोटो है, एकदम मस्त है ना, बढ़िया फोटो। कैसे अच्छी नहीं आएगी 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है। जब रजनी मोबाइल के अंदर वो फोटो देखती है तो गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लग जाती हैं। उसे इतना गुस्सा आने लग गया था कि उसके हाथों की नसें दिखने लगी थी। अमोदिता रजनी की आंखें देखकर समझ जाती है कि उससे जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, क्या हुआ अम्मा, ये तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों घूर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, कल मुही, ये तू कैसी फोटो खींचकर लाई है? मैंने तुझे युग की फोटो खींचने को बोला था। इस फोटो के अंदर उसके दोस्त क्या कर रहे हैं? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैं क्या करती माँ, उनके दोस्त उनका साथ ही नहीं छोड़ते। मैंने तो ये फोटो भी बड़ी मुश्किल से खींची है, वो भी उससे चोरी चुपके से। तुझे युग को वश में करना है कि उसके दोस्तों को? अगर ये फोटो का उपयोग हमने किया तो युग के साथ साथ उसके दोस्त भी तेरे वश में हो जाएंगे, फिर उनसे भी शादी कर लेना। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं एक साथ 4 लोगों के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? चलो मान भी लिया कि कर ली शादी, पर फिर सुहागरात कैसे मनाऊंगी मैं? रजनी अमोदिता पर दहाड़ते हुए कहती है, बस ऐसी फालतू की बातें करवा लो तुझसे। एक काम तो होता नहीं ढंग से तुझसे, और तुझे सुहागरात मनाने की पड़ी है। जा और जाकर युग की दूसरी फोटो खींच कर आ जिसमें वो अकेला हो, समझी? और हाँ, फोटो क्लियर होनी चाहिए, एकदम सामने से खींचना। अमोदिता वहीं पर खड़ी रहती है। रजनी फिर कहती है, अरे खड़ी क्या है, जा ना। पर माँ अभी कहाँ जाऊं मैं? फोटो खींचने जाएगी और कहाँ जाएगी? माँ अभी तो मैंने तुमको बताया कि युग जी कहीं बाहर जा रहे थे, और मुझे नहीं लगता वो रात तक वापस लौटने वाले हैं, वरना मैं तो उनकी अच्छी सी फोटो खींच कर लाने वाली थी। तू ना अमोदिता सच में किसी काम की नहीं है। अब कल तक का फिर इंतजार करना पड़ेगा युग को वश में करने का। इस तरफ कायर और कछुआ बरसात में भागते भागते मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। दोनों ही बरसात के पानी से लथपथ हो गए थे। वो दोनों पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ी रहे थे कि तभी अंदर से चार्ली बाहर आता है, जिसके हाथ में गर्म गर्म मंगोड़े थे जो कि न्यूज़पेपर के अंदर लपेटे हुए थे। चार्ली बड़े ही चाव से मंगोड़े खाते हुए कहता है,
अरे तुम दोनों फिर आ गए। लगता है मैडम ने फिर बुलाया है तुम दोनों को पूछताछ के लिए। इस बार मैं पहले ही कह देता हूँ, दोनों के 8,000 लगेंगे। पिछली बार तो सस्ते में निपट गए थे, पर इस बार नहीं। कायर कहता है, अरे चार्ली जी, हमें वर्चस्विनी जी ने नहीं बुलाया है, हम तो खुद यहाँ पर आए हैं उनसे मिलने के लिए। चार्ली हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मैडम जी से मिलने के लिए आए हो, पर क्यों? कछुआ शर्माते हुए कहता है, वो मुझे ना उनकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया उनसे मिलने। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बोला तूने? कायर मामला संभालते हुए कहता है, वो चार्ली जी, ये कछुआ तो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। आप तो ये बताइए ना, वर्चस्विनी मैडम जी कहाँ पर हैं? हमें बहुत जरूरी काम था उनसे। चार्ली कहता है, मैडम जी तो नहीं है यहाँ पर। कायर झट से कहता है, क्या कहा? क्या कहा आपने? वर्चस्विनी जी यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ पर है? चार्ली जवाब देता है, अरे हम पुलिस वालों की फैमिली भी होती है, मैडम भी अपने घर गई हैं। कुछ दिनों से बेचारी घर पर ही नहीं गई थी, यहीं पर थी केस के सिलसिले में। आज सुबह ही तो गई है घर। कछुआ खुश होते हुए कहता है, क्या कहा आपने चार्ली जी? वर्चस्विनी जी की फैमिली भी है? कौन कौन है उनकी फैमिली में? चार्ली कहता है, मैडम जी की फैमिली में उनके माँ बाप हैं, पर वो शहर में ही रहते हैं। यहाँ पर मेहंदी पथार में सिर्फ वो और उनके साथ उनकी। चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है। वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। ड्राइवर की सीट से जाटव झट से छाता लेकर बाहर निकलता है। फुर्ती के साथ छाता खोलने के साथ ही गाड़ी का दरवाजा भी खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि गाड़ी के अंदर से वर्चस्विनी निकलती है, जिसने ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे, जो उस पर काफी जच रहा था। जैसे जैसे वर्चस्विनी अपने कदम पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा रही थी, जाटव भी उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए छाता लेकर चल रहा था। जब वर्चस्विनी चार्ली के पास पहुंचती है तो चार्ली मंगोड़े की पुड़िया एक हाथ में पकड़ लेता है और सल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद मैडम जी, आप तो घर गई थी ना, बड़ी जल्दी आ गई। वर्चस्विनी जवाब देते हुए कहती है, तो मैं चार्ली घर पर मिलने गई थी, रहने नहीं, समझे? जब तक ये केस मैं सॉल्व नहीं कर लेती चैन से नहीं बैठने वाली। वर्चस्विनी चार्ली से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर कछुआ और कायर पर पड़ती है और वो पूछती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कछुआ कुछ बोल पाता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, वो मैडम जी, हमें ना आपसे बहुत जरूरी काम था, हमें आपको कुछ दिखाना था। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, कुछ दिखाना था, पर क्या? वर्चस्विनी कछुए की तरफ इशारा करता है और कहता है, अरे कछुए खड़ा क्या है, दिखाना वो वीडियो। कछुआ हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ 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 दिखाता हूँ। इतना कहकर कछुआ अपना मोबाइल चालू करने लग जाता है। वो बार बार मोबाइल की पावर और वॉल्यूम के बटन दबा रहा था, पर मोबाइल चालू नहीं हो रहा था। कायर चिढ़ते हुए कहता है, अरे क्या कर रहा है, जल्दी करना, मोबाइल चालू कर और प्ले कर वो वीडियो। कछुआ हकलाते हुए कहता है, वो यार मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। कायर अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? मोबाइल चालू नहीं हो रहा, पर कैसे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ मोबाइल चालू करने की कोशिश करते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हुआ, चालू ही नहीं हो रहा। बस के अंदर तो बढ़िया चल रहा था, पर अब पता नहीं क्या हुआ। कायर कछुए के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहता है, ला दिखा मुझे, मैं देखता हूँ। इतना कहकर कायर कछुए के हाथ से मोबाइल ले लेता है और उसे चालू करने की कोशिश करने लग जाता है। कायर बार बार स्विच ऑन का बटन दबा रहा था, पर मोबाइल चालू नहीं हो रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक दिख रही थी। कायर कछुए पर गुस्सा होते हुए कहता है, लगता है बैटरी चली गई। मैंने कहा था ना तुझे बस के अंदर मोबाइल मत चला, ये उसी का नतीजा है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कछुआ अपना बचाव करते हुए कहता है, अरे तू मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहा है, मुझे क्या पता था बैटरी इतनी जल्दी चली जाएगी। कायर झट से कहता है, तुझे क्या पता था बैटरी चली जाएगी का क्या मतलब? कॉमन सेंस की बात है ना, मोबाइल यूज करेगा तो बैटरी जाएगी ही ना। कछुआ उदास होते हुए कहता है, यार तू ना हर बार मुझे ही ब्लेम करते रहता है, कुछ भी होता है तो जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहता है। तू काम ही ऐसा करता है, किसी दिन ना तू खूब पिटेगा मेरे हाथों से। क्या कहा तूने? मैं पिटूंगा? तुझे नहीं लगता अब कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू?
वर्चस्विनी कायर और कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहती है, चुप करो तुम दोनों। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? ये पुलिस स्टेशन है, कोई अखाड़ा नहीं जो यहाँ पर झगड़ रहे हो। कछुआ बड़े ही प्यार से वर्चस्विनी से कहता है, वो वर्चू जी, मेरा मतलब वर्चस्विनी जी, हम ना आपको वीडियो दिखाने वाले थे, पर क्या है ना, हम लोगों की किस्मत बहुत खराब है। किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती है। देखिए ना, आपको वीडियो दिखाने वाले थे पर ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, क्या कहा? वीडियो दिखाने वाले थे? कैसा वीडियो? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कायर कहता है, हमारी बेगुनाही का वीडियो वर्चस्विनी जी। उसके अंदर ना एक लड़की है जो एक अजीब सी पूजा कर रही है। वीडियो के बारे में मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जब आप वो देखेंगे ना तो खुद सब समझ जाएंगी। कछुआ शर्माते हुए वर्चस्विनी से कहता है, आपके पास चार्जर मिलेगा क्या? अभी मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो झट से चालू हो जाएगा। चार्ली बीच में ही बोल पड़ता है, ये तूने क्या पुलिस स्टेशन को चार्जिंग पॉइंट समझ कर रखा हुआ है जो चार्जर मांग रहा है? नहीं है यहाँ पर चार्जर, चलो निकलो यहाँ से। चार्ली मुंगौड़े खाते हुए कहता है, आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने, हमें और भी बहुत जरूरी काम है। कायर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, पर चार्ली जी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, मोबाइल का चालू होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर हमारी बेगुनाही का सबूत है। यदि आप दोनों ने ये वीडियो एक बार देख लिया तो आप दोनों समझ जाएंगे कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। चार्ली कहता है, ये तुम नौजवान लड़कों के ना बहाने में अच्छे से समझता हूँ। अपना काम निकालने के लिए तुम लोग कुछ भी बोलते हो। रास्ते से जा रहे होगे तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, वही चार्ज करने यहाँ आ गए। तुम लोगों की हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है आजकल। लगता है हवालात की हवा फिर से खिलानी पड़ेगी तुम दोनों को। उस दिन की कम हो गई थी। कायर चार्ली को समझाते हुए कहता है, चार्ली जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या हम दोनों ऐसे वैसे लड़के दिखते हैं? हम दोनों बहुत शरीफ हैं। चार्ली कछुए को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, शराफत तो तुम दोनों की दिख रही है चेहरे से। कछुआ इस वक्त भी एकटक नजर से वर्चस्विनी को ताके जा रहा था। कायर चार्ली को समझाते हुए कहता है, चार्ली जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मोबाइल के अंदर एक बहुत जरूरी सबूत रखा हुआ है, इसलिए उसका चार्ज होना जरूरी है। चार्ली गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या? इतना कहकर चार्ली कायर और कछुए को अपने हाथों से वहां से हटाने लग जाता है। वर्चस्विनी के मन में यही चल रहा था कि आखिर ये कछुआ और कायर किस वीडियो की बात कर रहे हैं। क्या है उस वीडियो में जिससे अपनी बेगुनाही का सबूत बता रहे हैं? ये वीडियो मुझे देखना चाहिए, हो सकता है कुछ काम की चीज हाथ लग जाए। वर्चस्विनी चार्ली को रोकते हुए कहती है, रुको चार्ली 2 मिनट जरा। जाटव जाओ और जाकर गाड़ी में से मेरा चार्जर लेकर आओ, गाड़ी में ही लगा होगा। चार्ली वर्चस्विनी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे मैडम जी आप कहाँ इन लड़कों की बातों में आ रही हैं? चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी अपने हाथ से इशारा कर देती है और चार्ली चुप हो जाता है। जाटव ऑर्डर का पालन करते हुए कहता है, जी मैडम अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर जाटव वहां से चला जाता है। कछुआ वर्चस्विनी को देखते हुए कहता है, वर्चस्विनी जी आपके पास सी टाइप चार्जर ही है ना? वो क्या है ना, मेरे मोबाइल में वही लगता है। वर्चस्विनी रूखेपन से कहती है, हाँ वही है, लग जाएगा तुम्हारे मोबाइल में। कछुआ शर्माते हुए कहता है, आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। कितनी अच्छी बात है ना कि हम दोनों के मोबाइल की चार्जर सी टाइप है। कायर मन ही मन सोचने लगता है, ये कछुआ फिर शुरू हो गया, शुरू कर दी इसने अपनी उटपटांग हरकतें। जाटव गाड़ी में से चार्जर लाकर कछुए को दे देता है। वो चारों पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। चार्जिंग पॉइंट पर कछुआ अपना मोबाइल चार्ज पर लगा देता है और वहीं पर खड़े हो जाता है। कायर वर्चस्विनी और चार्ली के साथ टेबल के पास खड़ा हुआ था। वर्चस्विनी कायर से पूछती है, वैसे इस मोबाइल के अंदर ऐसा है क्या जिसे दिखाने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो? कोई काम की चीज तो है ना इसके अंदर? कायर झट से कहता है, मैडम जी काम की नहीं बल्कि बहुत काम की चीज है। इसके अंदर सबूत है हमारी बेगुनाही के सबूत। एक बार आप वो वीडियो देख लेंगी तो सब समझ जाएंगी। आप जो हम पर शक कर रही हैं ना कि मोहित का खून हमने किया है, ये शक करना बंद कर देंगी, बल्कि आपको यकीन हो जाएगा कि मोहित का खून और किसी ने नहीं, यक्षिणी ने ही किया है। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, तुम फिर शुरू हो गए। मैंने कहा था ना ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं है। कायर वर्चस्विनी की बात को काटते हुए कहता है, मैडम जी आप बस एक बार ये वीडियो देख लेना, फिर आप खुद ही समझ जाएंगी कि यक्षिणी है या नहीं। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर इसके हाथ में ऐसा क्या लग गया जिसे देखकर मैडम को यक्षिणी है इस बात पर विश्वास हो जाएगा।
कायर वर्चस्विनी से बात कर ही रहा था कि तभी चार्जिंग स्विच बोर्ड के पास खड़ा कछुआ कायर को पुकारते हुए कहता है, अरे कायर, हो गया मोबाइल चालू। कछुए की बात सुनकर कायर खुश हो जाता है और झट से कछुए के पास जाते हुए कहता है, तो खड़ा क्या है, जल्दी चालू कर वीडियो और दिखा मैडम जी को। हाँ अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर कछुआ वीडियो प्ले करने लग जाता है। कछुआ गैलरी ओपन करता है, वीडियो निकालता है। वो वीडियो प्ले ही करने वाला था कि देखते ही देखते मोबाइल की स्क्रीन पर लाइनिंग दिखने लग जाती है और वो मोबाइल अचानक से बंद हो जाता है। कछुआ मोबाइल को वापस से ऑन करते हुए कहता है, अरे तेरी ये क्या हो गया, ये मोबाइल चालू क्यों नहीं हो रहा, अभी तो चालू हुआ था। कायर कछुए के पास पहुंच जाता है और हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, अब क्या हो गया कछुए? पता नहीं यार, ये मोबाइल को क्या हुआ, अभी चालू हुआ था फिर एकदम से बंद हो गया। कायर कछुए के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहता है, तुझसे ना एक काम ढंग से नहीं होता है, ला दिखा मोबाइल मुझे। कायर फिर से मोबाइल ऑन करने की कोशिश करता है पर मोबाइल ऑन नहीं होता है। वो मोबाइल का चार्जिंग केबल एक दो बार निकाल कर लगा कर देखता है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कायर परेशान होते हुए कहता है, अरे इसमें तो अब चार्जिंग भी नहीं हो रही है, ये क्या हो गया मोबाइल को, कहीं मोबाइल खराब तो नहीं हो गया? कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, यार कहीं पानी लगने के कारण मोबाइल खराब तो नहीं हो गया? कायर कछुआ पर गुस्सा होते हुए कहता है, और भीगले पानी में, बोला था जेब में रख ले मोबाइल, बारिश हो रही है, पर तू मेरी बात सुनता कहाँ है? अब हो गया ना मोबाइल खराब। कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही वर्चस्विनी गर्म अंगारों की तरह गुस्से से बोलती है, ये तुम दोनों ने क्या नाटक लगा कर रखा है? कभी कहते हो बैटरी गई है, कभी कहते हो मोबाइल खराब हो गया। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम दोनों को पुलिस वालों का टाइम वेस्ट करने के चक्कर में हवालात में डाल दूं, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। कायर धीरे से कहता है, पर मैडम जी मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कहता हूँ इस मोबाइल में यक्षिणी के खिलाफ सबूत था। आप इसे देखकर समझ जाती कि मोहित का खून हमने नहीं यक्षिणी ने किया है। वर्चस्विनी गुस्से से कायर को घूरते हुए कहती है, मोहित का खून तुम दोनों ने किया है या यक्षिणी ने, उसका पता मैं लगा लूंगी, समझे तुम दोनों? मुझे तुम लोगों की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। कायर समझ जाता है कि वर्चस्विनी से अब कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, वरना लेने के देने पड़ सकते थे। कायर और कछुए को वहीं पर खड़ा देखकर चार्ली कहता है, अरे तुम दोनों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती क्या? मैडम ने कहा ना निकलो यहाँ से, तो जाते हो या डंडे मार कर भगाऊं? कछुआ और कायर पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। कछुआ अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अब क्या करे यार, ये मोबाइल तो खराब हो गया। कायर चिढ़ते हुए कहता है, और नाच ले हाथ में मोबाइल लेकर बारिश में, बोला था ना जेब में रख ले, पर तू मेरी सुनता कहाँ है? कछुआ रूखा हुआ मुंह बनाकर कहता है, यार अब तू फिर मत शुरू हो जाना, ये बता अब क्या करना है? करना क्या है का क्या मतलब? अब मोबाइल खराब हो गया है तो सुधरवाना तो पड़ेगा ही ना, आखिर इसमें हमारी बेगुनाही के सबूत हैं और वो वर्चस्विनी जी को दिखाना बहुत जरूरी है। कछुआ फुसफुसाते हुए कहता है, इसका मतलब मुझे मेरी वर्चू जी से मिलने का एक और मौका मिलेगा? कायर फटाक से बोलता है, क्या बोला तूने? कछुआ हड़बड़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं, चल फिर मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर, यहीं पास में ही है, मैंने देखा है। हाँ चल। कायर और कछुआ मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर जाने लग जाते हैं। इस तरफ गुवाहाटी में युग और अभिमन्यु को फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस के पब्लिशर का घर मिल गया था और वो उसके घर के सामने खड़े हुए थे। घर की हालत काफी खस्ता थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि अगर तेज बारिश होगी तो पानी में बह जाएगा। घर बड़ा तो था पर एक जर्जर इमारत थी। दीवारों पर लगा पेंट उखड़ चुका था जिसमें फफूंद लगी हुई थी। युग दरवाजे पर लगी नेम प्लेट को पढ़ते हुए कहता है, जगदीश माथुर, यही नाम बताया था ना उस बूढ़े ने? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ यार यही नाम बताया था। अभिमन्यु नेम प्लेट पर उंगली रखते हुए कहता है, ये देख, नाम के नीचे लिखा भी तो हुआ है प्रकाशक, हो ना हो यही फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस का पब्लिशर होगा। युग ऊबते हुए कहता है, यही होना चाहिए यार। इतना कहकर युग नेम प्लेट के ऊपर लगी दरवाजे की घंटी को बजा देता है, पर घंटी बजने की आवाज सुनाई नहीं देती है। युग 2-3 बार घंटी बजाता है पर घंटी नहीं बजती है। युग अभिमन्यु से कहता है, लगता है ये घंटी भी खराब है हमारी किस्मत की तरह, दरवाजा खटखटा कर देखता हूँ। इतना कहकर युग अपने हाथों से दरवाजा खटखटाने लग जाता है पर कोई जवाब नहीं आता है। युग 4-5 बार दरवाजा खटखटाता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। युग अभिमन्यु से पूछता है, यार इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? घर में कोई है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं घर खाली हो और हम पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहे हो? अभिमन्यु युग की बात से डिसएग्री होते हुए कहता है,
यार ये तू कैसी बातें कर रहा है? घर में अगर कोई ना होता तो ये दरवाजे पर ताला नहीं लगा होता क्या? देखना कैसे खुला हुआ है। कोई ना कोई तो अंदर जरूर होगा। हो सकता है अंदर टीवी चल रही हो जिसके कारण हमारे दरवाजा खटखटाने की आवाज अंदर नहीं जा पा रही हो। रुक, मैं जोर से दरवाजा खटखटा कर देखता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाता है। अभिमन्यु की ताकत से वो दरवाजा अपनी जगह से हिल सा गया था। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, तू रहने दे भाई, मैं खुद ही खटखटाता हूँ। दरवाजा खोलना है, तोड़ना नहीं है। युग वापस से दरवाजा खटखटाता है, पर इस बार भी हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आता। युग दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, कोई है? कोई है क्या अंदर? अरे कोई जवाब तो दो। हमेशा की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं आता है। वो दोनों करीब 20 मिनट से वहां पर खड़े हुए थे और आवाज लगा रहे थे, पर अभी तक किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। युग ऊबते हुए कहता है, यार मैं ना बहुत थक गया हूँ, मुझसे और आवाज नहीं लगाई जा रही, ना ही खड़े रहते बन रहा है। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार थक तो मैं भी गया हूँ, भूख भी लग रही है। इस पब्लिशर को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है, पर यह है कि दरवाजा ही नहीं खोल रहा। यार मुझे तो लग रहा है वो सो रहा होगा, तभी उसको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर आते हैं इसके पास, हो सकता है तब तक उठ जाए। हाँ ये बढ़िया आइडिया है, पेट के अंदर कुछ जाएगा तो थोड़ी एनर्जी भी आएगी, वरना मेरी तो मरे हुए की तरह हालत हो रही है, क्या बताऊं। चल। इतना कहकर अभिमन्यु और युग वहां से जाने लग जाते हैं। अभी उन दोनों ने अपना पहला ही कदम जाने के लिए बढ़ाया था कि तभी दरवाजा चरमराने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों झट से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर करीब 50-51 साल का आदमी खड़ा हुआ था, जिसने शॉल ओढ़कर रखी हुई थी। छोटे सफेद बाल और चेहरे पर बिना फ्रेम का आयताकार चश्मा, कानों में सुनने की ब्लैक रंग की मशीन लगी हुई थी, जिसे देखकर युग और अभिमन्यु समझ गए थे कि क्यों इस आदमी को दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगा था। युग उस आदमी की तरफ उंगली करते हुए पूछता है, क्या आपका ही नाम जगदीश माथुर है? वो आदमी युग को देखते हुए कहता है, हाँ मेरा नाम ही जगदीश माथुर है। अभिमन्यु झट से अगला सवाल पूछता है, आप ही फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस के पब्लिशर मतलब मालिक है ना? सवाल तो अभिमन्यु ने पूछा था, पर वो आदमी युग की तरफ देखते हुए जवाब देता है, मालिक हूं नहीं था, अब वो पब्लिकेशन हाउस बंद हो चुका है। युग और अभिमन्यु जगदीश माथुर से और कोई सा सवाल पूछते उससे पहले ही जगदीश माथुर युग को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा नाम युग है ना? तुम अनुराग लेखक साहब के बेटे हो ना? युग जगदीश का सवाल सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जगदीश माथुर को कैसे पता कि वो अनुराग का बेटा है, बल्कि युग तो उससे पहली बार मिल रहा था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग हैरानी के साथ पूछता है, आपको कैसे पता कि मेरा नाम युग है और मैं अनुराग जी का बेटा हूँ? वो आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे कैसे पता नहीं होगा, तुम्हारे चेहरे में अनुराग जी की झलक जो दिखती है। बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। इतना कहकर जगदीश घर के अंदर जाने लग जाता है। युग और अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जब युग और अभिमन्यु घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर जगह जगह किताबें ही किताबें रखी हुई थी, सोफे पर, टेबल पर, फर्श पर, फ्रिज के ऊपर, अलमारी में, हर जगह। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी घर के अंदर नहीं बल्कि लाइब्रेरी के अंदर घुसे थे। एक 60 वॉट का पीले रंग का बल्ब जल रहा था, जिस कारण किताबें और पुरानी दिख रही थी। कई किताबों में तो दीमक लग गई थी। युग और अभिमन्यु घर को चारों तरफ से अच्छे से देख ही रहे थे कि जगदीश युग से कहता है, मुझे पता था बेटा, एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। तुम्हारे पापा ने कहा था मुझसे कि मेरा बेटा भी जगदीश तुम्हारे पास से ही अपनी किताबें पब्लिश कराएगा। तुम एक बहुत बढ़िया पब्लिशर हो। मेरा पब्लिशिंग हाउस तो बंद हो गया, पर देखना अब तुम आ गए हो ना, तो मेरा पब्लिशिंग हाउस फिर से चलने लग जाएगा। मैं अभी भी नई शुरुआत कर सकता हूँ। बोलो कौन सी किताब लिखी है तुमने जो पब्लिश करानी है? अगर मैं ना भी कर पाया तो 1-2 पब्लिशिंग हाउस से और पहचान है मेरी, अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो तुम्हारी बुक पब्लिश कर देंगे। अरे जब से मैं ही बोले जा रहा हूँ,
तुम बोलो ना बेटा, कौन सी किताब लिखी है तुमने? युग हिचकिचाते हुए कहता है, देखिए अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जगदीश उसकी बात को काटते हुए कहता है, लिखी नहीं है तो मतलब? लिखने वाले हो यही पूछने आए हो ना, कौन सी किताब लिखूं? इसमें क्या पूछना, वही लिखो, हॉरर कहानियां जो तुम्हारे पापा लिखा करते थे। आखिर तुम्हारे अंदर भी तो उन्हीं का खून है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक शानदार किताब लिख सकते हो। युग चिढ़ते हुए कहता है, अरे अंकल जी, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ कहो बेटा, माफी चाहूंगा, क्या है ना, आदत है मेरी ज्यादा बोलने की। बोलो तो, क्या बोल रहे थे तुम? युग अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, अंकल जी मैं कह रहा था कि मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, ना ही मैं कोई सी किताब लिखने वाला हूँ, ना ही कभी लिखूंगा, क्योंकि मुझे लिखने से सख्त नफरत है। जगदीश फिर युग को बीच में टोकते हुए कहता है, अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा, तुम तो खानदानी लेखक हो, तुम्हारी रगों में लेखक का खून दौड़ रहा है। आजकल तो जिसे देखो लेखक बनना है, और एक तुम हो कि तुम्हारे अंदर काबिलियत होने के बावजूद तुम्हें लिखने से नफरत है। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि जगदीश को समझाना बेकार है। जगदीश टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाते हुए युग और अभिमन्यु से पूछता है, पानी पियोगे बेटा? युग और अभिमन्यु दोनों मना कर देते हैं। फिर जगदीश ही ढक्कन खोलकर बोतल से पानी पीते हुए युग से कहता है, बातें करते करते मेरा तो गला ही सूख गया था। वैसे अगर यदि तुम्हें किताबें पब्लिश नहीं करानी, ना ही लिखनी है, तो तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? जितना मैं अपनी जिंदगी में सीख पाया हूँ, कोई आपसे तभी मिलने आता है जब उसे कुछ काम हो। वो जमाना गया जब लोग हालचाल पूछने के बहाने मिलते थे, अब तो काम पड़ने पर ही आते हैं। युग हिचकिचाते हुए कहता है, वो अंकल, मैं ना आपसे पापा की किताबों के बारे में जानना चाहता था। जगदीश झट से कहता है, हाँ पूछो ना बेटा, मैं तुम्हारे पापा की हर किताब के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि कहाँ से आइडिया आया था, क्या क्या रिसर्च करी थी उन्होंने, क्या क्या परेशानियां आई थी किताब लिखने के वक्त, पात्रों के नाम कैसे लिखे, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे पापा मेरे साथ सब कुछ डिस्कस करते थे। हम दोनों का एक लेखक और प्रकाशक का रिश्ता बाद में बना था, पहले हम दोस्त ही थे। युग खुश होते हुए कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात थी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी अंकल। मैं ना पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में पूछना चाहता था। जगदीश कुछ जवाब नहीं देता है। युग और अभिमन्यु हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इसे अचानक क्या हो गया, अभी तो बहुत सारी बातें कर रहा था, जब काम की बात की तो अब चुप क्यों हो गया ये? युग फिर पूछता है, अंकल आप मुझे पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ बता सकते हैं? जगदीश फिर कुछ जवाब नहीं देता है। युग अभिमन्यु से पूछता है, यार इसे क्या हो गया, ये मूर्ति बनकर क्यों खड़ा हो गया यक्षिणी का नाम लेते ही? अभिमन्यु जगदीश को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखने लग जाता है और देखता है कि जगदीश के कान की सुनने वाली मशीन उसके कान से निकल गई थी। अभिमन्यु वो मशीन जगदीश के कान में लगाते हुए कहता है, अंकल कुछ बोलेंगे कैसे, पहले सुनाई तो दे, कान की मशीन जो निकली पड़ी है, रुक अभी लगा देता हूँ फिर बोलना। इतना कहकर अभिमन्यु जगदीश के कान की मशीन लगा देता है। जगदीश कहता है, माफ करना बेटा, इस मशीन के बिना कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो क्या पूछ रहे थे तुम? युग कहता है, वो अंकल मैं पूछ रहा था कि आप पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ जानते हैं क्या? युग जैसे ही ये बोलता है जगदीश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, उसे सांप सूंघ जाता है। युग जगदीश की फिर से कान की मशीन देखने लग जाता है और मन ही मन सोचता है, कान की मशीन तो लगी हुई है, फिर ये अंकल कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें क्या हो गया, कहीं कान की मशीन खराब तो नहीं हो गई? युग फिर पूछता है, अरे अंकल आप चुप क्यों हो गए, बताइए ना, आप यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ जानते हैं क्या? यक्षिणी वाली किताब? जगदीश को युग की बात सुनाई दे इसलिए युग जोर जोर से यक्षिणी का नाम लेने लग जाता है। यक्षिणी वाली किताब? जगदीश युग के मुंह पर उंगली रखते हुए घबराते हुए कहता है, चुप हो जाओ बेटा, उस डायन का नाम भी मत लो, उस डायन का नाम लेना भी मौत को बुलावा देने जैसा है। जगदीश की बात सुनकर युग और अभिमन्यु एकदम चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु बड़ी हिम्मत करके पूछता है, क्या हुआ अंकल, आप उसका नाम लेने से ही इतना क्यों घबरा रहे हो? जगदीश अपने आसपास देखते हुए कहता है, घबराऊं नहीं तो क्या बेटा, मेरे पब्लिशिंग हाउस का बंद होना और मेरे कान में मशीन लगने का कारण वही है। युग जगदीश को देखते हुए कहता है, वही है का मतलब यक्षिणी? जगदीश युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ बेटा, मुझे आज भी वो रात याद है। उस रात के करीब 3 बज रहे थे। मुझे तुम्हारे पापा का फोन आया था। मरने से पहले आखिरी बार बात उन्होंने मुझसे ही की थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने यक्षिणी पर एक किताब लिखी है जिसका पहला भाग वो लिख चुके थे और दूसरा लिखने वाले थे।
मैं और तुम्हारे पापा फोन पर ही बात कर रहे थे कि तभी अचानक से फोन कट गया और सुबह खबर आई कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यक्षिणी उन्हें अपना शिकार बना चुकी थी। तुम्हें पता है, उस रात फोन कट होने के बाद भी मुझे फोन के अंदर से यक्षिणी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी बात अंकल? जगदीश एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं बार बार फोन पर हेलो बोल रहा था और फोन के अंदर से एक लड़की की फुसफुसाते हुए आवाज आ रही थी। वो कह रही थी, मैं यक्षिणी तेरी मौत, मैं यक्षिणी तेरी मौत। बार बार मेरे कान में यही आवाज सुनाई दे रही थी। फोन रखने के बाद भी यही आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे कानों से खून निकलने लग गया था, जैसे उस यक्षिणी को पता हो कि मैं ही अनुराग जी से बात कर रहा था। उसी रात मेरे कान खराब हो गए थे, जिस वजह से ये कान की मशीन में लगाकर अब घूम रहा हूँ। इसके बिना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। जगदीश की बात सुनकर युग और अभिमन्यु दंग रह गए थे। युग जगदीश से पूछता है, आपने कहा था कि पापा आपसे हर किताब के बारे में डिस्कस करते थे, तो उन्होंने ये भी तो बताया होगा ना कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था जिसके कारण वो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार रही थी। जगदीश कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे यक्षिणी की किताब के बारे में कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट यक्षिणी पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस किया ही नहीं, जैसे उन्हें मेरी कोई जरूरत ही ना हो। एक और चीज तुम्हें पता है, इस किताब को लिखने में तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की थी। अमूमन वो कोई भी किताब 3-4 महीने में लिखकर कंप्लीट कर देते थे, पर यक्षिणी वाली किताब लिखने में उन्हें 4-5 साल लग गए थे। उन्होंने बताया था कि वो इस किताब की बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। युग और अभिमन्यु एकचित होकर जगदीश की सारी बातें सुन रहे थे। जगदीश अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है, मैंने और कई लोगों ने मना किया था तुम्हारे पिताजी को यक्षिणी पर किताब लिखने के लिए, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये उसी का परिणाम है कि आज ना ही तुम्हारे पापा इस दुनिया में हैं और ना ही मेरे पब्लिशिंग हाउस की कोई बुनियाद है। सब बर्बाद हो गया। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने यक्षिणी की किताब पब्लिश करने के लिए हाँ बोल दिया था। युग पानी गले से नीचे उतारते हुए कहता है, आपने पहले यक्षिणी पर किताब लिखने से मना किया था, पर क्यों? मना नहीं करता तो क्या करता? कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें राज ही रहने देना चाहिए। अगर वो लोगों के सामने आ जाते हैं तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। यक्षिणी की कहानी और उसका अभिशाप भी कुछ इस तरह ही है। गांव वालों ने भी मना किया था तुम्हारे पापा को यक्षिणी पर किताब लिखने के लिए, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। बड़े जिद्दी थे। पता नहीं क्या धुन सवार थी उन्हें यक्षिणी पर किताब लिखने की। वो सिर्फ किताब नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो तो उसके साथ उस ग्रेवयार्ड कोठी में रह भी रहे थे। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, उसके साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में रह रहे थे मतलब? जगदीश फटाक से कहता है, मतलब ये कि ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। सारा गांव जानता था। गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर तुम्हारे पापा बड़े बहादुर थे। उन्होंने तो यक्षिणी पर किताब लिखने के लिए वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। हैरानी तो मुझे इस बात की थी कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात भी तुम्हारे पापा वहीं पर रुका करते थे, पर यक्षिणी ने उन्हें कुछ नहीं किया। युग कुछ सोचते हुए कहता है, अगर यक्षिणी पूर्णिमा और अमावस्या की रात पापा का कुछ नहीं करती थी तो उस यक्षिणी ने पापा को मारा क्यों? जगदीश अपना चेहरा युग के चेहरे के जस्ट सामने ले जाकर कहता है, उस किताब के कारण। अचानक से सामने जगदीश का चेहरा देखकर युग डर जाता है। उसे लगता है जैसे ये बात जगदीश ने नहीं बल्कि उसी यक्षिणी ने कही हो। पर फिर थोड़ी देर बाद वो बड़ी हिम्मत करके पूछता है, किताब के कारण मतलब ये कि शायद यक्षिणी नहीं चाहती थी कि अनुराग जी उस पर कोई किताब लिखे और उसके अभिशाप का राज उजागर करें। मैंने तुम्हें अभी बताया ना, कुछ गुप्त बातों को गुप्त ही रहने देना चाहिए। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यक्षिणी अनुराग जी को पसंद करती थी, तभी तो इतने साल तक यक्षिणी ने अनुराग जी को उस कोठी में रुकने दिया था। पर वो यक्षिणी के खिलाफ गए। उन्होंने यक्षिणी पर किताब लिख दी और अमावस्या की रात यक्षिणी ने उन्हें मार दिया। तुम्हें एक और राज की बात बताऊं मैं, जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता? युग और अभिमन्यु दोनों एक साथ पूछते हैं, कैसी बात? जगदीश कहता है, तुम्हारे पापा बताते थे कि यक्षिणी बुरी नहीं थी बल्कि एक अच्छी औरत थी। एक दूसरे लोक से आई हुई अप्सरा की तरह खूबसूरत थी। बस उसे एक अभिशाप मिल गया था जिस कारण वो डायन बन गई थी। युग जगदीश को घूरने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, वाह क्या बात बताई। ये बात तो मुझे कब की पता है, पर बस यही पता नहीं चल पाया कि उसका अभिशाप क्या था। जगदीश कुछ याद करते हुए कहता है, एक और बात, तुम्हारे पापा ना यक्षिणी की बहुत तारीफ करते थे, जैसे वो उसे बहुत करीब से जानते थे। सारा गांव यक्षिणी की बुराई करता था, पर तुम्हारे पापा को मैंने कभी उसके बारे में बुरा भला कहते हुए नहीं सुना। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा तो यक्षिणी का मर्दों के साथ संभोग करने वाली बात को भी अच्छा ही मानते थे। कहते थे सब अभिशाप के कारण है।
सच कहूं तो तुम्हारे पापा यक्षिणी की इतनी तारीफ करते थे, उसके रूप का ऐसा बखान करते थे कि मुझे भी उससे मोहब्बत हो जाती थी। मुझे क्या, कोई भी मर्द उसके रूप को देखकर अपने आप को उसके जाल में फंसने से नहीं रोक सकता था। अभिमन्यु पूछता है, आपने कहा था कि अंकल जी ने यक्षिणी किताब का पहला भाग पूरा कर लिया था, तो क्या आपके पास वो पहला भाग है? जगदीश मना करते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास वो किताब नहीं है। मेरे पास क्या, वो किताब किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि आज तक वो किताब कभी पब्लिश ही नहीं हुई। होती भी कैसे, मेरा पब्लिकेशन हाउस जो बंद हो गया था, वो किताब पब्लिश कराने के बारे में सोचने से ही जब इतना कुछ हो गया, तो सोच कर देखो, अगर पब्लिश हो जाती तो क्या बवाल मचता। युग झट से कहता है, अगर किताब नहीं है तो उस किताब का ड्राफ्ट तो होगा आपके पास, या फिर पांडुलिपि जो मेरे पापा ने टाइप की हो, कुछ तो होगा आपके पास उस किताब से रिलेटेड। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अनुराग जी की मौत के बाद मैं भी ग्रेवयार्ड कोठी नहीं गया। जाता भी कैसे, अनुराग जी की तो किसी को लाश तक नहीं मिली थी। पता नहीं क्या किया था यक्षिणी ने उनके साथ। कहीं यक्षिणी मेरा भी वही हाल ना कर दे, इसलिए मैंने उस किताब पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। युग कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब यक्षिणी की किताब का ड्राफ्ट उसी ग्रेवयार्ड कोठी में होगा। यक्षिणी ने उसे कभी बाहर नहीं आने दिया। जगदीश युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ वो ड्राफ्ट वहीं पर होगा, पर बेटा मेरी बात मानो तो वो ड्राफ्ट वहीं पर रहने दो, उसके पीछे मत पड़ो और अपने शहर वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा है। युग कहता है, नहीं अंकल, मैं ऐसे वापस नहीं जा सकता, और मैं वापस जाने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर आया हूँ हमेशा के लिए। जिस अभिशाप को मेरे पापा उजागर करना चाहते थे, वो राज मैं उजागर करके रहूंगा। मेरे पापा का सपना पूरा करना ही अब मेरा सपना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सब कुछ बताने के लिए। जगदीश हंसते हुए कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, पर हाँ बेटा, यदि कभी तुम्हारा मन हो किताब लिखने का तो जरूर बताना। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह तुम्हारे पापा की किताब की बदौलत मेरा पब्लिशिंग हाउस चलता था, ठीक उसी तरह तुम्हारी किताबों की बदौलत भी फिर से चल सकता है। युग कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। युग और अभिमन्यु वापस से ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाते हैं। शाम होने लगी थी, जिस कारण अंधेरा होने लगा था। इस बार भी युग बाइक चला रहा था और अभिमन्यु पीछे बैठा हुआ था। युग उदासी के साथ कहता है, यार कुछ हाथ ही नहीं लगा, जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही खाली हाथ वापस आ रहे हैं। अभिमन्यु फटाक से कहता है, हम खाली हाथ वापस नहीं आ रहे हैं युग, बल्कि एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में हमें पता चला है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, किस बारे में? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बाइक पर सवार होने के कारण अभिमन्यु को सुनाई नहीं देता कि युग ने उससे क्या पूछा था। युग बाइक चलाते हुए फिर अभिमन्यु से पूछता है, अरे बता ना, चुप क्यों बैठा है? कौन सी जरूरी चीज के बारे में पता चला है तुझे? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जगदीश अंकल की बातों से जितना मैं समझ पाया हूँ, उस हिसाब से यक्षिणी के अभिशाप और यक्षिणी के मर्दों के साथ संभोग करने का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। ये संभोग और अभिशाप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अब वही हमें पता लगाना है। और वो कनेक्शन कैसे पता चलेगा? अभिमन्यु फटाक से जवाब देता है, कैसे पता चलेगा का क्या मतलब है? भूल गया? तूने ही तो अभी अंदाजा लगाया था कि तेरे पापा ने यक्षिणी की किताब का जो ड्राफ्ट टाइप किया था वो वहीं ग्रेवयार्ड कोठी में ही रखा होगा। अब हमें ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर वही ढूंढना है। पर यार कैसे ढूंढेंगे? तूने देखा है ना ग्रेवयार्ड कोठी कितनी बड़ी है। ढूंढना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि इसके सिवा अब हमारे पास और कोई सा ऑप्शन नहीं है। हमें कैसे भी करके यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगाना है, वो भी अमावस्या आने से पहले, वरना फिर किसी की मौत होगी। पर यदि ग्रेवयार्ड कोठी में भी वो ड्राफ्ट नहीं मिला तो? यार तू कछुए की तरह इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है? थोड़ा पॉजिटिव सोच। कछुए से याद आया, ये कायर और कछुए ने वो वीडियो दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा वर्चस्विनी जी को? यार दिखाया ही होगा, जाहिर सी बात है, वही तो दिखाने गए थे ना वो पुलिस स्टेशन। हाँ, पर अपडेट नहीं लिया ना, फोन भी नहीं किया, हम दोनों यहीं पर फंसे रह गए। चल छोड़, अब ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचकर ही पूछ लेंगे कि क्या हुआ। हाँ, वरना और देर हो जाएगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
एक तरफ युग और अभिमन्यु तेजी के साथ गुवाहाटी से ग्रेवयार्ड कोठी की ओर जाने के लिए निकल गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कायर और कछुआ युग और अभिमन्यु के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते रात के 8 बज गए थे। कायर और कछुआ दोनों ही हॉल में सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। कायर अभी भी कछुए पर मोबाइल खराब हो जाने के कारण उस पर चिल्लाया जा रहा था। कायर कछुए पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब न कछुए तेरी वजह से हुआ है। बोला था मोबाइल जेब में रख ले, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर तेरा मोबाइल खराब नहीं हुआ होता तो हम वो वीडियो वर्चस्विनी जी को दिखा चुके होते और हमें क्लीन चिट मिल चुकी होती। मैं अपनी बिंदु से भी नहीं मिल पाया सिर्फ तेरी वजह से। कछुआ कायर से नजरें मिलाते हुए कहता है, यार अब बस करना, कितना सुनाएगा, सुबह से सुनाया जा रहा है। बोला ना गलती हो गई। और एक बात बता, मोबाइल खराब हो गया, हम वीडियो नहीं दिखा पाए, तुझे इस बात का बुरा लग रहा है या तू बिंदु से नहीं मिल पाया इस बात का बुरा लग रहा है? मिलना ही था तो मिल लेता, वहीं उसकी दुकान के पास से ही तो निकले थे। मैं तो बोल भी रहा था मिल ले, पर तू ही नहीं चला। कायर चिढ़ते हुए कहता है, कैसे मिल लेता? बोला तो था कि क्लीन चिट मिलेगी तभी मिलूंगा। उसकी नजर में गिर चुका हूं मैं, और तू ना टॉपिक को घुमा मत, समझा? मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, तू ही तो बिंदु को बीच में लेकर आया है। और तू इतना फट क्यों रहा है मुझ पर? कब से देख रहा हूँ एक ही चीज को लेकर बैठा है। वो मोबाइल शॉप वाले ने बोला ना वो कल तक ठीक कर देगा मोबाइल। कछुए शायद तूने ठीक से नहीं सुना। उसने क्या बोला था? उसने बोला था मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया है और हो सकता है कि उसके अंदर जो फाइलें थी वो भी जा चुकी हो। वो कोशिश करेगा वो फाइल रिकवर करने की। तू जानता है ना अगर वो फाइल रिकवर नहीं हुई तो क्या होगा? कछुआ शर्माते हुए कहता है, हाँ पता है, मेरी वर्चू हम दोनों पर शक करेगी कि हम दोनों ने ही मोहित का खून किया है, क्योंकि उससे लास्ट टाइम हम दोनों ही मिले थे। तो करने देना, ये तो और भी अच्छी बात है। इसी बहाने वर्चू जी मुझे मिलने के लिए बुलाती रहेंगी और मैं उन्हें सेट कर लूंगा। तू नहीं जानता, प्यार ना मुलाकातों से ही बढ़ता है। यादें बनेंगी तभी तो प्यार होगा ना। कछुए तू ना कभी तो सीरियस हो जा, जब देखो मजाक करते रहता है। तू कभी सीरियस होगा भी या नहीं, या तेरे अंदर सीरियस होने का सॉफ्टवेयर ही नहीं है? कछुआ मासूमियत के साथ कहता है, यार सीरियस ही तो हूँ। अब फैमिली प्लानिंग करने से भी बड़ी सीरियस चीज कोई और होती है क्या? और तू ना बेवजह ही डर रहा है। जब तुझे पता है कि हम दोनों ने कुछ नहीं किया है तो तू इतना डर क्यों रहा है? सबको पता है कि मोहित को उस यक्षिणी नहीं मारा है। सबको पता है, पर तेरी वो वर्चू को तो पता नहीं है ना। अगर उसे ये बात पता चल गई ना कि मोहित का जब खून हुआ था तो हम दोनों बंगला मुड़ा घाट पर ही थे और सब गांव वालों तक ये खबर हम दोनों ने पहुंचाई है, तो तब देखना वो क्या बवाल मचाती है। कछुआ नाराज होते हुए कहता है, यार अब तू ना वर्चू जी को कुछ मत बोल, वो बहुत अच्छी हैं। क्या कहा? वर्चू को कुछ ना बोलूं? तू ना कछुए सच में पगला गया है। लड़कियों को देखकर पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। बस में उस मछुआरन को देखकर पहले उसकी टोकरी में मोबाइल गिरा दिया था, फिर उसके बाद बारिश में भिगा दिया। न टोकरी में मोबाइल गिरता न मोबाइल खराब होता। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, हाँ यार तूने सही कहा, न मोबाइल टोकरी में गिरता न वो खराब होता। तुझे पता है मुझे क्या लगता है? कायर अपनी भौं को ऊपर नीचे करते हुए कहता है, क्या लगता है? यार ये सब ना उस मछुआरन का ही किया धरा है। तुझे पता है इससे पहले भी तो कई बार मेरा मोबाइल पानी में गिर चुका था पर खराब नहीं हुआ था। होता भी कैसे, वाटर रेसिस्टेंस है, पर पता नहीं इस बार क्या हो गया था, हल्का सा पानी लगने से ही खराब हो गया। मुझे तो लगता है ये सब उस मछुआरन का ही किया धरा है। उसकी टोकरी में मोबाइल गिरा और उसने मोबाइल को हाथ लगाया और वो खराब हो गया। कायर भिन्नाते हुए कहता है, ये सही है, अब तू ना पूरा ब्लेम उस बेचारी मछुआरन पर डाल दे। एक तो उसने तेरा मोबाइल अपनी मछली की टोकरी में से निकाल कर दिया और तू है कि उसका शुक्रिया अदा करने की जगह उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा रहा है। यार इल्जाम नहीं लगा रहा, बस बता रहा हूँ। तुझे नहीं पता, कैसे पता होगा? तूने उसे छुआ थोड़ी था। जब वो मुझे मेरा मोबाइल दे रही थी ना, तो उस वक्त मेरी हथेली उसकी हथेली से टच हुई थी और जैसे ही हमारा स्पर्श हुआ था मेरी बॉडी में एक करंट पैदा हो गया था। उस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था तुझे बता नहीं सकता। कछुए तेरे अंदर की काम इच्छा ने कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है कि लड़की के बस छूने मात्र से तेरे बदन में सिरहन पैदा हो जाती है। नहीं भाई, वो सिरहन नहीं थी। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस लड़की के वश में आ गया था। मेरी उसके बदन को देखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। कायर गुस्सा होते हुए कहता है, कछुए अब न कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यार भाई तूने उसका गोरा हाथ देखा था ना? सच सच बताना, उसका हाथ देखकर तेरी इच्छा नहीं हुई थी उसका चेहरा देखने की? कायर मन ही मन सोचने लग जाता है।
वैसे ये कछुए की बात तो ठीक है, इच्छा तो मेरी भी हो रही थी उस मछुआरन का चेहरा देखने की, जैसे उसके हाथ में एक अट्रैक्शन हो। जब कायर को जवाब नहीं देता तो कछुआ खुद ही धीरे से कहता है, मुझे तो लगता है वही यक्षिणी थी जो नहीं चाहती थी कि वर्चू वो वीडियो देखे, इसलिए उसने मोबाइल खराब कर दिया। कायर चिढ़ते हुए कहता है, कछुए तू न कुछ ज्यादा ही मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। यक्षिणी एक दूसरे लोक से आई हुई स्त्री है, कोई मछुआरा नहीं, समझा, जो बस के अंदर मछली बेचे। वो नदी के पास मर्दों के साथ संभोग करके उनके शिकार करती है, समझा। अब ये सब छोड़ और युग अभिमन्यु को फोन करके पूछ कहाँ तक पहुंचे, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कायर कभी कभी ना तू भी कमाल की बातें करता है। अब मेरा मोबाइल खराब है तो मैं कैसे फोन करूं उन दोनों को, तू ही करना अपने मोबाइल से। कायर अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कहता है, हाँ यार मैं तो भूल ही गया था कि तेरा मोबाइल ठीक होने के लिए शॉप पर दिया है। इतना कहकर कायर युग को फोन करने लग जाता है, पर युग फोन नहीं उठाता है। युग के बाद कायर अभिमन्यु को भी फोन लगाता है, पर वो भी फोन नहीं उठाता है। कायर कछुए से कहता है, युग अभिमन्यु दोनों ही फोन नहीं उठा रहे, लगता है रास्ते में होंगे बाइक पर, तभी नहीं उठा रहे। अच्छा हुआ एक डुप्लीकेट चाबी थी हमारे पास, वरना अभी तक ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही बैठकर हम उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे होते। कछुआ डरते हुए कहता है, बाहर बैठकर इंतजार कर रहे होते तो वही बेहतर था इस भूतिया कोठी में रहने से। तुझे पता है ना ये उस यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। हाँ पता है, पर तू डर क्यों रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, डर मत, समझा। युग और अभिमन्यु आते ही होंगे। युग और अभिमन्यु का इंतजार करते करते कब कायर और कछुए को सोफे पर बैठे बैठे नींद लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी में 12 बज जाते हैं। उसी के साथ 12 घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है। घंटे की आवाज सुनकर कायर की कच्ची नींद खुल जाती है और वो घड़ी में देखता है कि 12 बज गए तो चरमराते हुए उठ जाता है। कायर कछुए को उठाते हुए कहता है, अबे कछुए उठ, 12 बज गए। कछुआ नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, यार 12 बज गए तो कौन सी नई बात हो गई, ये तो रोज ही बजते हैं ना। सोने देना, कितना अच्छा सपना देख रहा था, अभी बस मैं अपनी वर्चू को प्रपोज करने ही वाला था। कायर अपने दोनों हाथों से कछुए को हिलाते हुए कहता है, तू सपने में अपनी वर्चू को प्रपोज कर रहा है और यहाँ पर अभी तक युग और अभिमन्यु का कुछ अता पता नहीं है। जैसे ही कछुआ ये बात सुनता है वो भी फटाक से उठ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने, युग और अभिमन्यु का कुछ अता पता नहीं है, वो दोनों अभी तक नहीं आए क्या? कायर कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं यार नहीं आए, आए होते तो तुझे दिखते नहीं क्या? तो मेरा मुंह क्या देख रहा है, फोन करना उन दोनों को, अभी तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। कायर युग और अभिमन्यु को फोन करने लग जाता है। कायर जैसे जैसे युग और अभिमन्यु को फोन लगाते जा रहा था उसके चेहरे पर टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें आ गई थी। कछुआ घबराते हुए कहता है, क्या हुआ, उठाया फोन किसी ने? कायर कछुए के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही फोन के अंदर से लड़की की आवाज सुनाई देती है, योर नंबर हैव डायल इज करंटली आउट ऑफ नेटवर्क। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, यार दोनों के ही मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहे हैं। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों के ही एक साथ मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर कैसे जा सकते हैं? किसी का तो मोबाइल लगना चाहिए था। हाँ यार वही मैं भी हैरान हूँ, और अभी तक तो इन्हें गुवाहाटी वापस आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। कछुआ डरते हुए कहता है, कहीं यक्षिणी ने इनके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? यार ये क्या बोल रहा है तू, शुभ शुभ बोल। यार अब जो लग रहा है वही बता रहा हूँ, वो यक्षिणी की किताब लाने ही तो गए हैं ना, ताकि उसके अभिशाप का पता चल जाए, और उसके अभिशाप के बारे में पता करना इतना आसान थोड़ी है जितना हम समझ रहे हैं। तुझे भी पता है इससे पहले भी कितने लोगों ने जान दी थी सिर्फ यही पता लगाने के लिए कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था। भूल गया बिंदु के पिताजी कैसे मरे थे, वो भी तो यक्षिणी के अभिशाप का पता लगा रहे थे, तभी तो यक्षिणी ने उन्हें अपना शिकार बनाया था। कछुए की बात सुनकर कायर भी डर गया था, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। काफी हद तक उसे कछुए की सारी बातें ठीक लग रही थी। वो दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करे, तभी टाइपराइटर के बजने की आवाज सुनाई देती है। कछुआ टाइपराइटर की आवाज सुनते हुए कहता है, यार कायर सिर्फ मेरे ही कान बज रहे हैं या तुझे भी टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है? कायर कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं कछुए तेरे कान नहीं बज रहे, मुझे भी टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है, और ये आवाज तो ऊपर साइड से आ रही है। कछुआ ऊपर वाले कमरे की ओर जाती हुई सीढ़ियों को देखते हुए कहता है, ऊपर तो युग का कमरा है, और युग के कमरे में ही तो टाइपराइटर रखा हुआ है, वो जादुई टाइपराइटर जिसके बारे में
युग और अभिमन्यु ने हमें बताया था कि उन्हें स्क्रिप्ट मिली थी टाइप की हुई, मोहित के खून की स्क्रिप्ट। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। टाइपराइटर में कुछ टाइप होने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। कायर अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाने लग जाता है। कछुआ हकलाते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है तू? कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। वो टाइपराइटर की आवाज का पीछा करते हुए अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाते जा रहा था। कछुआ फिर घबराते हुए कहता है, अबे कहाँ जा रहा है, रुक जा। कायर नहीं रुकता है, वो सीधे सीधे सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था। कायर के साथ ही कछुआ भी डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, टाइपराइटर की आवाज तेज होती जा रही थी। आवाज का पीछा करते करते वो दोनों युग के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। कमरे के बाहर ही खड़े होकर वो दोनों देखते हैं कि कमरे के अंदर रखे टेबल के ऊपर युग के पापा का सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था, जिसके बटन अपने आप दब रहे थे। कछुआ घबराते हुए कहता है, ये क्या? ये टाइपराइटर के बटन अपने आप कैसे दब रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग के कमरे के अंदर रखे टाइपराइटर के बटन अभी भी अपने आप दब रहे थे, जिसे देखकर कायर और कछुए की जान हलक में आ गई थी। कछुआ डरते हुए फिर से कहता है, ये क्या हो रहा है? ये टाइपराइटर के बटन अपने आप कैसे दब रहे हैं? यहाँ पर तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। कहीं यक्षिणी आ तो नहीं गई? कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। उसे तो खुद नहीं पता था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा था। कायर बड़ी हिम्मत करके अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाने लग जाता है। कछुआ कायर को रोकते हुए कहता है, रुक जा कायर, कहाँ जा रहा है? टाइपराइटर के पास जाना ठीक नहीं है, रुक जा वहीं पर। कछुआ कायर की बात पर ध्यान नहीं देता है और अपने कदम टाइपराइटर की तरफ बढ़ाने लग जाता है। अचानक से कमरे की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। कछुआ अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, अब ये लाइट को क्या हो गया? यार मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। युग और अभिमन्यु भी नहीं है यहाँ पर। हमें ना निकलना चाहिए यहाँ से। यहाँ पर रुके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। उसकी नजरें तो टाइपराइटर पर गड़ी हुई थी, जिसके बटन अपने आप टाइप हो रहे थे। कायर अपने कदम टाइपराइटर की ओर बढ़ाते जा रहा था। इस तरफ रोंकामुचा गांव में सरपंच रतनपाली के घर उसका नौकर हरिया धनिया के साथ किचन के अंदर फर्श पर लिपटा हुआ था। धनिया के बदन को अलग अलग जगह से पकड़ रहा था। हरिया ने धनिया को अपने बाहों के आगोश में भर रखा था। हरिया की उम्र करीब 35 साल है, जो कि रतनपाली का सबसे वफादार नौकर है। धनिया भी रतनपाली के घर की नौकरानी ही है, जिसकी उम्र करीब 27-28 साल है, जो कि रतनपाली के घर की देखभाल करती है। इस वक्त दोनों ही अपनी रातें रंगीन कर रहे थे। हरिया ने धनिया को कसकर पकड़कर रखा हुआ था। धनिया अपने आप को हरिया से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ हरिया, हो गया आज के लिए इतना ही बहुत है। हरिया धनिया को वापस से अपने सीने से सटाकर कहता है, अभी कहाँ धनिया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तुझे कहाँ जाना है इतनी रात में? अब धनिया अपने आप को हरिया की बाहों से छुड़ा लेती है और खड़े होकर अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहती है, और कहाँ? उस कमीने रतनपाली के पास ही तो जाना है मुझे। दिन में उसके घर की सेवा करो और रात में उसकी। हरिया भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, उस बुढ़े को पता नहीं कब चैन मिलेगा। मोहित की तरह ये भी निपट जाता तो बढ़िया होता। कम से कम तेरे साथ एक चैन की नींद तो ले सकता था मैं। जब देखो रोज रात को बुला लेता है तुझे। अब क्या कर सकते हैं, उसकी रातें रंगीन होगी तभी तो हमारी तिजोरी भरेगी। मौका देखते ही एक लंबा हाथ मारेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ बस तू उस रतनपाली की तिजोरी का पता लगा ले, फिर देखना ऐसे फुर होंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए हैं हम दोनों। अच्छा अब मैं जाती हूँ, 12 बज गए हैं। वो बुढ़ा इंतजार कर रहा होगा मेरा, वो तैयार बैठा होगा मुझ पर चढ़ने के लिए। इतना कहकर धनिया वहां से जाने लगती है। तभी हरिया उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, ए धनिया रुक जरा। धनिया बिदकते हुए कहती है, क्या है रे हरिया, आप तुझे कितनी बार बोला है ऐसे पीछे से जाते वक्त आवाज मत दिया कर, अशुभ होता है। ये अशुभ अशुभ छोड़ और एक बात बता मुझे। धनिया हैरानी के साथ पूछती है, कैसी बात? हरिया धनिया की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है,
ये रतनपाली कहीं तुझे पसंद तो नहीं आने लग गया है ना, जो उसके साथ तू रातें बिताने के लिए इतनी बेताब हो रही है। धनिया चिढ़ते हुए कहती है, तू क्या पागल हो रहा है हरिया? तेरी जगह मुझे और कोई पसंद आ सकता है क्या? मैं तो कभी यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी। तू ही तो मुझे इस बुढ़े के पास लेकर आया था ये कहकर कि बुढ़ा अकेला है और उसे पत्नी का सुख चाहिए। तूने ही तो मुझे उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया था, वरना तेरे सिवा तो मैं किसी को देखती तक नहीं हूँ। सारी गलती मेरी है जो मैं तुझसे प्यार कर बैठी और तेरे प्यार के चक्कर में यहाँ पर आ गई। इतना कहकर धनिया रोने लग जाती है। हरिया धनिया को चुप कराते हुए कहता है, अरे धनिया रो मत, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तेरे दिल में मेरी जगह और कोई नहीं ले सकता। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तू रात में उस बुढ़े के पास जाती है तो, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी भी। गरीबी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। धनिया अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछ लेती है। हरिया धनिया को अपनी गोद में उठाने लग जाता है। धनिया उसे रोकते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रहा है, नीचे उतार मुझे। हरिया धनिया को मना करते हुए कहता है, नहीं धनिया, आज तो मैं तुझे खुद ही रतनपाली के कमरे तक छोड़ कर आऊंगा। पगला गया है क्या रे हरिया? किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी कहानी का किस्सा ना आज ही खत्म हो जाएगा, समझा? अरे कोई नहीं देखेगा धनिया, सब सो रहे होंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ इस घर में रहने वालों को। सुधा भी सो रही होगी, आखिर उसे जगाने वाला भी तो हमेशा के लिए सो जो गया है। इतना कहकर हरिया धनिया को अपनी गोद में उठाकर किचन से बाहर निकलने लग जाता है। धनिया तो डरे जा रही थी, पर हरिया बेधड़क होकर अपने कदम रतनपाली के कमरे की ओर बढ़ा रहा था। रतनपाली की हवेली के अंदर भी अंधेरा पसरा हुआ था। लाइट बंद थी, बस 0 बल्ब जल रहे थे, जिससे आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही थी। हरिया धनिया को लेकर रतनपाली के कमरे तक पहुंचने वाला था कि तभी धनिया हरिया पर दबाव बनाते हुए कहती है, बस बस हरिया, अब मुझे यहीं पर उतार दे, यहाँ से मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुझे नहीं पता वो बुढ़ा मेरा बेसब्री से दरवाजे पर ही इंतजार करता है। हाँ हाँ, उतार देता हूँ नीचे। इतना कहकर हरिया धनिया को नीचे उतार देता है। धनिया हरिया को एक बार कसकर आलिंगन लगाती है और उसके बाद रतनपाली के कमरे की ओर जाने लग जाती है। हरिया वहीं पर खड़े होकर धनिया को रतनपाली के कमरे की तरफ जाते हुए देखने लग जाता है। धनिया रतनपाली के कमरे के अंदर घुसती है और झट से बाहर आ जाती है। हरिया मन ही मन सोचने लग जाता है, ये धनिया इतनी जल्दी रतनपाली के कमरे से बाहर कैसे निकल गई? इस बुड्ढे का आज इतनी जल्दी हो गया क्या? हरिया इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले धनिया अपने हाथ से इशारा करते हुए हरिया को अपने पास बुलाने लग जाती है। हरिया खुद से कहने लग जाता है, ये धनिया मुझे क्यों बुला रही है? कहीं रतनपाली ने हम दोनों को देख तो नहीं लिया? अगर ऐसा हुआ होगा तो आज तो हमारी खैर नहीं। घबराते हुए हरिया धनिया के पास पहुंच जाता है और डरते हुए पूछता है, क्या हुआ, तूने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? धनिया घबराते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है हरिया, वो बुढ़ा कमरे के अंदर नहीं है। कमरे के अंदर नहीं है मतलब? तो फिर वो कहाँ पर है? उसे तेरे सिवा भी कोई औरत मिल गई है क्या? अरे नहीं, उस बुढ़े में इतनी हिम्मत नहीं कि धनिया का हाथ छोड़कर किसी और का दामन थाम ले। तो फिर कहाँ गया होगा वो इतनी रात में? तुझे तो पता ही है जब से उसका बेटा मोहित मरा है उसने क्या हालत बना रखी है अपनी। दिन रात अपने बेटे के गम में पीता रहता है। आज रात भी नशे में वो वहीं पर रौंका मुचा घाट पर ही गया होगा उस यक्षिणी को गालियां देने के लिए। अरे हाँ, कल रात भी तो नींद में चलते हुए वो वहीं पर चले गया था। ये बुढ़ा भी ना सठिया गया है। चल जाने दे उसे, ये अच्छा मौका है। आज ना हम रात साथ बिताते हैं इस बुढ़े के कमरे के अंदर ही, उसके पलंग के ऊपर उसकी ही चादर ओढ़कर। धनिया मना करते हुए कहती है, तू पागल हो रहा है क्या हरिया? जरा कुछ सोच समझ कर तो बोला कर। ये वक्त रातें हसीन करने का नहीं बल्कि उस बुढ़े को ढूंढने का है। अगर उसे कुछ हो गया तो पैसे भी भूल जा तू। भूल मत, अभी तक उसने मुझे तिजोरी के बारे में कुछ नहीं बताया है जहाँ पर उसने अपना सारा पैसा छुपा कर रखा है। अगर नशे नशे में वो नदी के अंदर डूब गया तो हमारी इतने सालों की मेहनत और कुर्बानियां जो हमने दी है ना, सब डूब जाएगी। हाँ धनिया, तू ठीक कहती है। मैं अभी अपने 2-3 आदमियों को लेकर उस बुढ़े को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर अपने कदम टाइपराइटर की ओर बढ़ा रहा था जिसके बटन अपने आप दब रहे थे। कछुआ कायर को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था पर कायर नहीं रुक रहा था। डर तो कायर को भी बहुत लग रहा था, पर टाइपराइटर के बटन कैसे अपने आप दब रहे हैं ये देखने की लालसा उसके अंदर बढ़ गई थी। कायर पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गया था। कमरे की लाइट अभी भी अपने आप बंद चालू हो रही थी। जब कायर और कछुआ दोनों टाइपराइटर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टाइपराइटर के बटन अपने आप सच में दब रहे थे, जिसे देखकर दोनों भौचक के रह गए थे। कायर टाइपराइटर को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। कछुआ उसे रोकते हुए कहता है, रुक जा कायर, टाइपराइटर को हाथ मत लगा, रुक जा। पर कायर कछुए की बात नहीं मानता और टाइपराइटर को हाथ लगा देता है। जैसे वो टाइपराइटर को छूता है, लाइट बंद चालू होना बंद हो जाती है और टाइपराइटर के बटन भी अपने आप रुक जाते हैं।
कछुआ टाइपराइटर को देखते हुए कहता है, ये क्या बे, ये तो बंद हो गया तेरे हाथ लगाते से ही। जादू बे, तेरे हाथों में तो जादू है। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। न जाने उसके मन में क्या आता है। वो टाइपराइटर को देखते हुए उसके पास रखी कुर्सी पर ही बैठ जाता है और टाइपराइटर पर टाइप करने लग जाता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, अबे ये तू क्या कर रहा है, यहाँ पर क्यों बैठ गया और इस जादुई टाइपराइटर को क्यों छू रहा है, चल उठ यहाँ से। इतना कहकर कछुआ कायर को वहां से उठाने लग जाता है, पर कायर नहीं उठता है और उसे मना करते हुए कहता है, अबे रुक तो 2 मिनट जरा। कछुआ कायर की बात सुनकर रुक जाता है। कछुआ कायर को देखते हुए हैरानी के साथ पूछता है, तू कर क्या रहा है। कायर झट से जवाब देता है, दिख नहीं रहा, टाइप कर रहा हूं। टाइप कर रहा है, पर क्या और क्यों। कायर अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, अब मुझे शायरी आती है तो शायरी टाइप करूंगा ना। बड़ी इच्छा थी मेरी टाइपराइटर में टाइप करने की, पर युग तो इसे हाथ लगाने नहीं दे रहा था। अब वो है नहीं तो सोचा यहाँ तक आई गए तो टाइप ही कर लेता हूँ। कायर तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तूने अभी देखा था ना कैसे अपने आप इसके बटन दब रहे थे। तुझे पता है ना ये जादुई टाइपराइटर है, इस पर टाइप करना ठीक नहीं है। यार हो सकता है अंधेरे में देखने में गलती हो गई हो, टाइपराइटर के बटन दब ही नहीं रहे हो, बस वहम हो हमारा। और मेरा दिमाग तो ठीक है, पर लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं। भला टाइपराइटर भी कोई जादू ही होते हैं क्या। अब तू ना मुझे डिस्टर्ब मत कर, शायरी टाइप करने दे, समझा। बड़ी अच्छी शायरी बनाई थी मैंने अभी अभी, पर तूने भुला दी। इतना कहकर कायर टाइपराइटर पर शायरी टाइप करने लग जाता है। कछुआ वहीं पर खड़े होकर कायर को घूरने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था उसके हाथ में कुछ नहीं था। कायर अपनी जिद पूरी करके ही रहेगा। कायर टाइपराइटर पर शायरी टाइप करते हुए कहता है, मेरा एक तरफा इश्क दिल में ही मर जाएगा, मेरा एक तरफा इश्क दिल में ही मर जाएगा। इश्क एक भूत है, इश्क एक भूत है जो चढ़कर उतर जाएगा। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, अबे साले, कम से कम शायरी तो अच्छी बोल ले, इसमें भी तूने भूत घुसेड़ दिया। एक तो मेरी वैसी ही फटी हुई है, ऊपर से तू है कि ऐसी शायरी बोलकर ऑर्डर आ रहा है। कायर अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, अब क्या करूं यार, जैसा माहौल है वैसी ही तो शायरी निकलेगी ना। तू नहीं समझेगा, तू शायर नहीं है ना। क्या कहा तूने, मैं शायर नहीं हूं। तुझे नहीं पता जिसे प्यार होता है ना, उसे शायरी अपने आप आ जाती है। तो सुना तू भी कोई शायरी, बड़ा शायर बन रहा है तो। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तो सुन। अर्ज किया है, मेरी वर्चू ढूंढ रही हमारे खिलाफ सबूत है, मेरी वर्चू ढूंढ रही हमारे खिलाफ सबूत है। यार उसको कैसे बताएं, यक्षिणी एक भूत है। कायर दाद देते हुए कहता है, वाह 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 वाह, शायरी तो अच्छी है पर गलत है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, गलत है, क्या गलत है। यही कि यक्षिणी भूत है। यक्षिणी कोई भूत नहीं है, बल्कि वो दूसरे लोक से आई हुई स्त्री है जो अप्सरा से भी सुंदर है। यक्षिणी से याद आया। कायर एक गहरी सांस लेकर कहता है, काले काले उसके 2 नयन हैं, काले काले उसके 2 नयन हैं, करती वो मधुर मीठा गायन है। मेरे दोस्त वो कोई और नहीं, मेरे दोस्त वो कोई और नहीं, यक्षिणी एक डायन है। कायर ने इतना कहा ही था कि तभी किसी के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई जोर जोर से कोठी का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। कछुआ डरते हुए कहता है, ले तूने यक्षिणी का नाम लिया और वो आ गई, अब हमारी खैर नहीं। बोला था टाइपराइटर को मत छू, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, अब आ गई ना वो। कायर भी डरते हुए कछुआ का चेहरा देखने लग जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा एकटक नजर से देखे जा रहे थे। कोई अभी भी जोर जोर से ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। कायर और कछुए की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कोठी का दरवाजा खोलने जाएं या नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।